हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है कॉजेज ऑफ स्लो ग्रोथ रेट ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग में जो प्लान्स बनाए उसका जो ग्रोथ रेट है या फिर वो प्लान्स इतना स्लोली क्यों काम किए, समझ की बात। तो स्लो ग्रोथ क्यों हुई प्लानिंग के अंडर, उसकी मेन वजह क्या है वो डिस्कस करेंगे। तो डिस्कस करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम है इकोनॉमिक प्लानिंग और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले economic causes, very important. Success of plan largely depends upon growth rate of economic sectors. तो बेसिकली जो प्लानिंग की सक्सेस है वो किस पे डिपेंड करेगी? ग्रोथ रेट ऑफ इकोनॉमिक सेक्टर्स के बाकी जितने भी इकोनॉमिक सेक्टर्स हैं वो ग्रो कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। ये थोड़ी ना कि एक सेक्टर को ग्रो कर दिया तो हो जाएगी डेवलपमेंट, ठीक है। द ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन हैज़ रिमेन्ड लो। जो एग्रीकल्चर की जो ग्रोथ रेट है वो काफ़ी कम थी और काफ़ी कम रही है। अगर एग्रीकल्चर उतनी तेज़ी से ग्रो नहीं करेगा तो खाने की फैसिलिटीज़ कैसे मिलेंगी, मतलब खाने के लिए जो लाले पड़ जाएंगे, समझ की बात। तो ये चीज़ आप ध्यान से समझना। देयर आर सेवरल फैक्टर्स अकाउंटिंग फॉर द स्लो प्रोग्रेस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, दैट इज़ डिपेंडेंस ऑन मानसून। अभी भी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन मानसून पे डिपेंड करती है, बारिशों पे डिपेंड करती है, ठीक है। इरिगेशन फैसिलिटीज़ इतनी अच्छी नहीं है। ओल्ड मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन, अभी भी जो मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन है पुराने तरीके से काम किया जा रहा है। शॉर्टेज ऑफ गुड क्वालिटी सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स, अभी भी हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स नहीं है और फर्टिलाइजर्स की कमी है। ग्रोथ रेट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इन इंडिया बिटवीन 1951 टू 2020 वॉज 5% पर एनम। अगर हम देखें तो जब से प्लान्स आए तब से लेकर 2020 तक जो ग्रोथ रेट थी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की वो तकरीबन 5% पर एनम थी, जो कि इतनी ज़्यादा भी नहीं है। सेवरल फैक्टर्स अकाउंट फॉर द स्लो प्रोग्रेस ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर था, टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी इस्तेमाल नहीं कर रहे, पुअर टेक्नोलॉजी। इंडस्ट्रियल अनरेस्ट, हर तीसरे दिन हड़तालें हो जाती हैं। स्लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, जो कैपिटल फॉर्मेशन का जो रेट है वो काफ़ी स्लो है। कैपिटल फॉर्मेशन के ऊपर मैंने ऑलरेडी फुल चैप्टर अपलोड किया हुआ है, अगर आपको वो चाहिए होगा तो कमेंट कर देना। हाई कैपिटल आउटपुट रेशो, गिवन द क्वांटिटी ऑफ मशीन्स, जो आउटपुट है वो उतनी ज़्यादा नहीं बनती तो कैपिटल आउटपुट रेशो हाई रहती है, ठीक है। पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, सरकारी कंपनियों ने भी कुछ नहीं किया, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो अकाउंटेबल फॉर द फेलियर ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। तो इकोनॉमिक प्लानिंग के फेलियर की वजह एग्रीकल्चर सेक्टर का अच्छा तरीके से ना काम करना या स्लो काम करना, इंडस्ट्रियल सेक्टर का स्लो काम करना और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का स्लो काम करना, ये भी मेन वजह हैं। नेक्स्ट आ जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज, वेरी इंपॉर्टेंट। एनफोर्समेंट एंड फॉर्मुलेशन ऑफ 5-year प्लान्स इन इंडिया हैज़ बिन डिफेक्टिव। जो एनफोर्समेंट है, प्लान बने तो अच्छे मगर उनको एनफोर्स या इम्प्लीमेंट करने में काफ़ी जो था प्रॉब्लम्स रही, ठीक है। एक्यूट शॉर्टेज ऑफ एबल, कॉम्पिटेंट एंड ऑनेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स टू इम्प्लीमेंट द प्लान्स हैज़ बीन फेल्ट। तो ये ज़रूरत है कि अगर हमने इन प्लान्स को अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करना है तो एबल एंड कॉम्पिटेंट और जो ईमानदार ऑनेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उन्हीं को इम्प्लीमेंटेशन में लगवाना चाहिए। ये नहीं कि वो अपनी जेबें भरते रहें, लोगों की सोचें ही ना। ऑफिस बेयरर्स ऑफ the community development projects, that is village level workers, block development workers etc. are appointed not on merit but on the basis of political pulls and pressures. तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस काफ़ी ज़्यादा थी, अपने बंदे सेट कराने हर जगह और वो बाद में फिर पैसे कमा के नहीं, मतलब 2 नंबर से पैसे खा के फिर मंत्री तक भी पहुंचाएंगे और ख़ुद भी रखेंगे। तो ऐसा होगा तो फिर प्लान्स कहाँ इंप्लीमेंट होंगे? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ऑनेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स, corrupt officials succeed in misappropriating public funds and people succeed in evading the taxes by concealing their wealth and income. तो जब ये करप्ट ऑफिशियल्स हो जाते हैं तो फिर सरकार ने जिनके थ्रू इम्प्लीमेंट करनी है वो पॉलिसीज़ वो कहाँ हो पाएंगी। तो ये भी एक मेन रीज़न है जो हमारा जो प्लानिंग थी उसके फेलियर में और प्लानिंग जो स्लो रही है उसके भी ये मेन वजह आ जाता है। नेक्स्ट आ जाता है पॉलिटिकल कॉजेज़। इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, ये तो सबको पता ही है। गवर्नमेंट इज़ इलेक्टेड आफ्टर एवरी 5-year प्लान्स, 5 साल के बाद इलेक्शन होते हैं, सरकारें चूज़ होती हैं। द मेन कंसर्न ऑफ मिनिस्टर्स इज़ टू प्लीज़ वोटर्स सो एज़ टू विन इलेक्शंस। मेन मुद्दा ये रहता है वोटर्स को प्लीज़ करना ताकि वो इलेक्शंस जीत सकें। हेंस मैनी अ टाइम दोज पॉलिसीज़ आर नॉट इम्प्लीमेंटेड विच आर ऑफ ग्रेट एडवांटेज टू द प्लान्स के लिए जो ग्रेट एडवांटेज जो देगी वो पॉलिसीज इंप्लीमेंट नहीं की जा पाती, कई बार की बात है। फॉर एग्जांपल स्टेट्स
should impose agriculture income tax and other new taxes to enhance their resources. एग्जाम्पल के तौर पे एग्रीकल्चर सेक्टर पे भी थोड़ा बहुत टैक्स लग जाना चाहिए जितना इंडस्ट्री पे लगता है. अगर एग्रीकल्चर पे टैक्स नहीं लग रहा तो सारे इंडस्ट्रियलिस्ट ने बड़े बड़े अपने फार्म हाउसेस खोल लिए हैं और वहाँ पे कह रहे हैं कि हम एग्रीकल्चर इनकम कमा रहे हैं, बल्कि 2 नंबर के पैसे को 1 नंबर का करी जा रहे हैं क्योंकि उस पर टैक्स नहीं है. बट स्टेट गवर्नमेंट्स would never do so. तो स्टेट गवर्नमेंट ऐसा कभी नहीं करेंगी. They do not want to displease their rural voters, क्योंकि रूरल पॉपुलेशन अभी भी इंडिया में काफ़ी ज़्यादा है, उनको डिस्प्लीज नहीं करना चाहते. फर्दर political instability leads to uncertainty and frequent changes in economic policies and strategy of planning. तो सिंपल वर्ड्स में अगर political instability आती है, हर तीसरे दिन इलेक्शन होते हैं, इसकी वजह से कोई प्रॉपर इकोनॉमिक पॉलिसीज़ एंड स्ट्रेटजीज़ को लागू नहीं किया जा पाता. ठीक है, तो ये भी एक मेन रीज़न रहा है पॉलिटिकल कॉजेज़ जिसकी वजह से जो प्लान्स हैं वो अच्छे तरीके से नहीं चल पाए. ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है नेचुरल कॉजेज. नेचुरल फैक्टर्स लाइक ड्रॉट्स, फ्लड्स एटसेट्रा हैव ऑल्सो अकाउंटेड फॉर द स्लो प्रोग्रेस ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग. प्लानिंग का जो प्रोग्रेस है उसको स्लो करने की वजह नेचुरल कॉजेज भी हैं, कुदरती रीजंस. नेचुरल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस एग्रीकल्चर एंड एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़. नेचुरल फैक्टर्स जैसे कि सूखा पड़ गया, बारिश नहीं हुई, जलजला आ गया, इस टाइप की सुनामी आ गई, इस टाइप से जो एग्रीकल्चर है उस पर तो इन्फ्लुएंस होता ही होता है. जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हैं, जो एग्रीकल्चर से रॉ मटेरियल लेती हैं, उन पे भी असर होता है. इट कैन बी सेड दैट इफ़ टाइमली rainfall has contributed to the success of some plans, then failure of monsoon is accountable for the unsuccessful completion of some other plans. ये भी कहा जाता है कि अगर टाइमली मानसून हो जाए तो कुछ प्लान्स में बम्पर क्रॉप हुई है तो टाइमली बारिश ना होना या बारिश का बिल्कुल ना होना, ड्रॉट होना, उसकी वजह से भी तो कई प्लान्स फेल हुए हैं. वार्म क्लाइमेट ऑफ इंडिया हैज़ ऑल्सो warm climate of India also has its adverse effect on the efficiency of workers. अब इंडिया में क्लाइमेट वार्म रहता है, अगर वार्म रहेगा तो जल्दी थक जाएगा, पसीने आएंगे, जल्दी थकावट की वजह से एफिशिएंसी भी कम हो जाएगी. समझ की बात, ये भी एक रीज़न हो सकता है. नेक्स्ट, सोशल कॉजेज़. Economic development of a country is very much influenced by its social organizations, traditions and customs. तो हर एक कंट्री का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है ये डिपेंड करता है कि वहाँ पे सोशल कस्टम्स, रीति रिवाज कैसे हैं, ट्रेडिशंस वगैरह कैसे हैं. अनफॉर्चुनेटली सोशल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया आर नॉट फेवरेबल टू इट्स इकोनॉमिक ग्रोथ. इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जो है फेवरेबल नहीं है. जैसे कि अभी भी कास्टिज़म काफ़ी ज़्यादा है, अभी भी जॉइंट फैमिली सिस्टम एंड डॉरी सिस्टम इंडिया में बहुत ज़्यादा है, अभी भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा है. ठीक है, अभी भी जो पर्दा सिस्टम टाइप है वो काफ़ी ज़्यादा, पर्दा सिस्टम, छूत अछूत, इस टाइप की अनटचेबिलिटीज़ ये वगैरह काफ़ी चल रहा है. वेस्टफुल एक्सपेंडिचर्स एंड वेस्टफुल खर्चा करना, शादी ब्याह पे करोड़ों रुपए उड़ा देना लोन लेके. ठीक है, सोशल कस्टम्स एंड रिचुअल्स, अभी भी जो पुराने रीति रिवाज चल रहे हैं, आर सम ऑफ द सोशल इंस्टीट्यूशंस दैट हैव बैडली अफेक्टेड आवर इकोनॉमिक प्रोग्रेस. तो इन सोशल इंस्टीट्यूशंस की वजह से भी हमारी जो इकॉनमी है वो इतनी डेवलप नहीं कर पा रही. राइजिंग पॉपुलेशन इज़ अनदर मेन कॉज ऑफ स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट. तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो है उसकी वजह से भी ग्रोथ रेट उतनी नहीं हो पाती. फॉर एग्जाम्पल, नेशनल इनकम बढ़ी 10% से, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो अगर पॉपुलेशन बढ़ गई 15% तो क्या फ़ायदा हुआ तरक्की करने का. समझ की बात. नेक्स्ट आ जाता है इंटरनेशनल कॉजेज़, वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, इसमें आ जाता है स्लो रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ ऑल्सो ड्यू टू इंटरनेशनल कॉजेज़. कैसे? इंडिया हैड टू फेस चाइनीज़ एग्रेशन, चाइना के साथ लड़ाई हुई 1962 में. ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, पाकिस्तानी एग्रेशन इन 1965 एंड 71 में पाकिस्तान से लड़ाई होगी. दस द फंड्स मेंट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैड टू बी स्पेंट ऑन द इम्पोर्ट ऑफ आर्म्स एंड एम्यूनिशंस फ्रॉम अदर कंट्रीज एंड ऑन अदर हैंड डिफेंस रिक्वायरमेंट्स. तो सिंपल वर्ड्स में अगर लड़ाइयाँ ही करते रहेंगे तो फिर डेवलपमेंट के ऊपर कहाँ खर्च कर पाएंगे. सारा पैसा तो आर्म्स एंड एम्यूनिशंस पे ही खर्च हो जाएगा. प्राइस हाइक ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैज़ ऑल्सो एडवर्सली अफेक्टेड आवर प्लान्स. तो जब भी कोई प्लान बनाना, क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ जाने. ठीक है, इवन गल्फ वॉर इन 1991, टेररिस्ट अटैक इन US in 2001, the slowdown of world economy in 2011-2012 due to global financial crisis and यूरोजोन जो यूरोजोन पब्लिक डेट क्राइसिस, जो भी इंटरनेशनल लेवल पे क्राइसिस आते हैं, इसकी वजह से भी हमारी हालत ख़राब हो जाती है. अब रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया, तेल महंगा हो गया. समझ की बात. और अभी जो इज़राइल और बाकी कंट्रीज़ का जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है उसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स लगातार बढ़ती जा रही हैं. इन द लास्ट
part of 2019-2020 and onwards, growth rate of the global economy has become adversely affected due to outbreak of COVID pandemic. तो 2020 में देखा जाए तो जब पेंडेमिक आया था तो उससे पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी की ग्रोथ रेट कम हो गई थी. इट हैज़ बैडली अफेक्टेड इंडियंस ऑल्सो, क्योंकि ग्रोथ रेट कम होगी तो हमारे एक्सपोर्ट्स गिर जाएंगे, तो उस पर भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है और इम्पोर्ट्स महंगे भी हो जाते हैं. नेक्स्ट आ जाता है मॉरल कॉजेज़. Besides economic causes, there are also moral causes accounting for the slow rate of growth during planning. तो moral causes भी responsible है जिसमें growth rate slow होगी planning के time पे. National spirit is lacking and self-interest is the motive that guides the people. तो लोगों को main मुद्दा क्या है? अपने interest को देखना है, national interest को नहीं देखते. Socialism, equality and liberty have no meaning except high sounding catchy slogans. तो हर पार्टी ये कहती है कि हम इक्वालिटी लेके आएंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, सिर्फ स्लोगन्स देती रहती है और करती कुर्ती कुछ नहीं है. दैट इज़ वाई द प्लान्स हैव नॉट बीन प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड. इस वजह से प्लान्स को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए. करप्शन एंड स्कैम्स हैव बिकम अ कॉमन प्रैक्टिस. एज अ रिजल्ट एलोकेटेड फंड्स डू नॉट रीच द टारगेटेड ग्रुप्स. तो जो भी स्कैम स्कूम्स हैं, करप्शन हैं, वो तो एक आम बात हो चुकी है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है अब. ठीक है. दिस had made our plans almost short of their targets. तो इसलिए हम plans को achieve नहीं कर पाते. तो conclusion करते हैं. In short, objectives of the plan are praiseworthy. Objectives तो praiseworthy हैं, but the measures taken to implement them have been faulty. तो plans तो बहुत अच्छे बनाए, मगर implementation के लिए ऐसे बंदों को लगाया और ऐसी situations create कर दी जिससे कि implementation ही ना हो पाए. समझ गए बात? I hope ये वीडियो आपको पसंद आई होगी. अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. नेक्स्ट टॉपिक मैं लेके आऊँगा सजेशंस फॉर द सक्सेस ऑफ प्लान्स इन इंडिया. इंडिया में अगर प्लान्स को सक्सेसफुल बनाना है तो क्या क्या करना चाहिए. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.